गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश सोटिया, मेरा नाम कैलाश सोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेस में मैं कक्षा 12 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से हमारा नया अध्याय नंबर 13 बीमा परिचय और महत्व है वो चल रहा है। कल हमने बीमा की अनुबंधीय, कार्यात्मक और सामान्य परिभाषाओं की चर्चा की थी। तो हम इस अनुबंधीय परिभाषा को एक बार पुनः देखेंगे और इसके बाद में हम बीमा और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुबंधीय परिभाषा, वैधानिक परिभाषा जिसे कहते हैं, ये परिभाषा बीमा के वैधानिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। न्यायमूर्ति टिंडान क्या कहते हैं बेटा? बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा एक प्रकार से समझौता है। बीमा बीमित और बीमाकर्ता के बीच एक समझौता है, एक अनुबंध है, एक शर्त है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपस में समझौता है। तो एक अनुबंध है जिसमें बीमित क्या करता है? बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसका भुगतान करता है, और बीमाकर्ता निश्चित घटना के घटित होने पर उसके जोखिम को उठाने का उसे प्रतिफल के रूप में उसे वचन देता है। तो बीमा क्या है? बीमित और बीमाकर्ता के बीच एक समझौता है जिसमें बीमित बीमाकर्ता को प्रीमियम चुकाता है, जिसके बदले बीमाकर्ता उसे जोखिम या निश्चित घटना के, किसी दुर्घटना के घटित होने पर जोखिम उठाने के प्रतिफल का वचन देता है। रीगल और मिलर के अनुसार वैधानिक दृष्टि से यह एक समझौता है। वैधानिक दृष्टि से बीमा है वो एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंतर्गत बीमा दाता बीमित को समझाने के तहत होने वाले वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है। वैधानिक दृष्टि या कानूनी दृष्टि से बीमा क्या है? एक अनुबंध है, एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता। इसके अंतर्गत बीमा दाता यानी कि बीमाकर्ता बीमित को प्रीमियम के बदले निश्चित घटना के घटित होने पर वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए ठहराव करता है, और बीमित इसके लिए प्रीमियम, जिसे हम प्रतिफल कहते हैं, उसको चुकाने का वचन देता है। तो बीमा क्या है? एक समझौता है। सीधी सीधी भाषा में, यदि मेरी भाषा में समझाऊं बच्चों, मोनिका बेटा, पूजा, प्रेरणा बेटा, सत्यदेव, सतवीर, बुढ़ानिया, समझ में आ रहा ना? तो बीमा क्या है कि वैधानिक दृष्टि से बीमा एक समझौता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता। बीमित है वो निश्चित प्रतिफल, या जिसे हम कहते हैं कि प्रीमियम का भुगतान करता है, और बीमाकर्ता जोखिम के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। तो बीमित प्रीमियम भरता है और बीमाकर्ता उसे जोखिम होने पर या नुकसान होने पर उसकी भरपाई का वचन है वो देता है। पैटरसन के अनुसार बीमा एक अनुबंध है बेटा। इसके हमेशा एक पक्षकार, जिसे प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं, बदले में दूसरा पक्षकार को जोखिम अपने पास ले लेता है, और यदि घटना के घटित हो गए, यानी कोई अशुभ घटना घटित हो गई, तो जिसका नाम बीमा में है उसे निश्चित समय पर चुकाने का वचन है वो देता है। तो बीमा की वैधानिकता, तो हमने देखा बेटा कि बीमा के 2 पक्षकार होते हैं। और मुझे पता है आप सभी बच्चों के, या आपने हमारे घर में सभी लोगों का हमारे पास जरूर बीमा है। तो बीमा के 2 पक्षकार होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता। इसके 2 पक्षकार हैं, उनके बीच में एक समझौता है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किसी घटना के घटने पर
होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति चुकाने का वचन देता है। तो सीधी सीधी बात है कि इसके दो पक्षकार होते हैं, बीमित और बीमाकर्ता। तो बीमाकर्ता क्या करता है, निश्चित प्रतिफल या प्रीमियम के बदले बीमित को निश्चित घटना के कारण होने वाली हानि को चुकाने या उसकी क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। तो बीमा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। बीमा एक सामाजिक और सहकारी व्यवस्था है, यानी सामूहिक रूप से हम सब जो लाखों बीमित हैं, वो क्षतिपूर्ति का बोझ है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और उनका एक एक रुपया है वो किसी बीमित को लाखों रुपए की मदद हो जाती है। तो सामूहिक रूप से अकेला व्यक्ति को जोखिम नहीं उठाता है, बल्कि सामूहिक रूप से हम जोखिम को वहन करने की विधि है, जिसमें समान प्रकार के जोखिम से घिरे व्यक्ति यानी बीमाकर्ता को क्या करता है, वो प्रीमियम देता है, और प्रीमियम के बदले एक कोष का निर्माण होता है, और बीमाकर्ता इस कोष से ही बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पर जो हानि होती है उसको चुकाने का वचन है वो देता है। तो हमने बीमा के अलग अलग परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है। आज हम बीमा की विशेषता, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ इंश्योरेंस, तो बीमा की क्या चरित्र है, बीमा की क्या विशेषता है, बीमा की अमुक विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि बीमा की क्या प्रकृति है, बीमा का क्या नेचर है, बीमा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बीमा की परिभाषा का विश्लेषण करने पर बीमा की विशेषता है वो अपने आप हमारे सामने आती है। तो बीमा अपने आप में सबसे पहले क्या करता है, जोखिम से सुरक्षा। बीमित है वो एक निश्चित राशि का प्रीमियम के रूप में चुकाता है, बदले में बीमा करता उसको जोखिम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति को चुकाने का वचन देता है। तो बीमा क्या है, जोखिम से सुरक्षा देती है। बीमा हमें जोखिम से सुरक्षा है वो देती है। बीमा एक आर्थिक सुरक्षा का कवच है। यह जीवन का माल और संपत्ति के संबंध में जोखिम को समाप्त नहीं करता है। जोखिम तो समाप्त नहीं किया जा सकता है। जोखिम को, खतरे को, प्राकृतिक आपदा को, घटना को, दुर्घटना को, एक्सीडेंट को तो बेटा समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीमा क्या करती है, जोखिम से होने वाली जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने का तरीका है। तो बीमा क्या है, जोखिम से सुरक्षा। बीमा आर्थिक सुरक्षा का कवच है। आर्थिक सुरक्षा जिसके तहत बीमित के कुछ होने पर उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा, पैसा, धन मिल जाता है। यह जीवन या संपत्ति के संबंध में जोखिम को कम नहीं करता बेटा। जोखिम कभी समाप्त नहीं होते। जब तक मनुष्य का जीवन तब तक वह जोखिम से घिरा हुआ है, बल्कि जोखिम को कम कर देता है। दूसरा है जोखिम का विभाजन। बीमा क्या करता है, किसी व्यक्ति, परिवार और संस्था को किसी निश्चित घटना के घटित होने पर बीमा क्या करता है बेटा, किसी भी व्यक्ति, चाहे मैं क्यों न हो, परिवार या संस्था को यदि कोई घटना हो गई है और घटित होने के कारण जो आर्थिक हानि होती है, उस आर्थिक हानि को जो सभी बीमित व्यक्ति हैं, मेरे अलावा 5 करोड़ बीमित और हैं, तो वो 5 करोड़ व्यक्ति मिलकर 54 और 58 भी मिलाए ना, तो मेरे परिवार को लाखों की सहायता मिल जाएगी। ध्यान में रखना, यदि मेरे जैसे अगर 5 करोड़ या 10 करोड़ भी बीमित हैं, तो वो सभी बीमित मिलकर उस जोखिम को वहन करते हैं, और उनकी 54-58 भी मेरे परिवार के लिए लाखों की मदद साबित होगी। तो सभी बीमित व्यक्ति में विभाजित करने की युक्ति है। कोई भी घटनाएं घट सकती है। ये घटनाएं यदि किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु जिसका जो बीमित था, या कोई सामुद्रिक दुर्घटना जिसके कारण हमारा माल है वो डूब गया है, यदि हमारे सामान की, महत्वपूर्ण सामान की चोरी हो गई है, सोना चांदी है उसकी चोरी हो गई है, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना के कारण
अंग भंग हो गया है, हम शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं, यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप आ गए आदि किसी भी रूप में हो सकती है, तो बीमा है वो जोखिम का विभाजन कर देती है, बीमा है वो जोखिम को बांट देती है। तो बीमा क्या है? बीमा एक व्यक्ति को, उसके परिवार को या किसी संस्था को यदि किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है, यदि कोई निश्चित घटना के घटित होने पर हानि होती है, तो सभी बीमित मिलकर, चाहे वो 5 लाख है चाहे 5 करोड़ है, तो सभी मिलकर अपने उस आर्थिक हानि को अपने ऊपर ले लेते हैं और उनका अठन्नी और चवन्नी भी या उनका 1 रुपया भी, सभी अगर 5 करोड़ व्यक्ति है, यदि उनका एक रुपये या 50 पैसा भी जोड़ा जाए तो वो रकम है वो लाखों में पहुंच जाती है या करोड़ों में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जिस बीमित की हानि हो चुकी है या जिस बीमित को नुकसान हो चुका होता है, तो उसके जाने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता का संबल प्रदान किया जाता है। यह घटना यदि सब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, सामुद्रिक दुर्घटनाएं, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप आदि किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसलिए बच्चों मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना कि बीमा बहुत ज़रूरी है, हम सभी का बीमा होना बहुत आवश्यक है। सहकारी व्यवस्था, सहकारिता का सिद्धांत क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए, एक सब के लिए और सब एक के लिए। यदि एक बीमित को नुकसान होता है उसके जीवन के संकट के कारण या उसके जीवन के समाप्ति के कारण, यदि उसके परिवार को कोई आर्थिक हानि होती है, तो सब मिलकर बीमित है वो उसके नुकसान की भरपाई करते हैं। तो ये सामूहिकता का सिद्धांत है, एक सब के लिए और सब एक के लिए, या सहकारी व्यवस्था है। सामूहिकता का सिद्धांत है एक सब के लिए और सब एक के लिए। प्रोफेसर R.S. शर्मा के अनुसार बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। बीमा का आधार है वो सहकारिता का सिद्धांत क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए। इसको आपको अच्छे से याद करना है, रटना है। पूजा, प्रेरणा, मोनिका, सत्यदेव, बुढ़ानिया, ये आपको ध्यान में देख रहे हो ना। तो ये सहकारिता का सिद्धांत है, एक सब के लिए, एक बीमित सब बीमित के लिए काम करेगा और सब बीमित मिलकर एक के लिए काम करेंगे। तो एक सब के लिए और सब एक के लिए। बीमा के अंतर्गत क्या करते हैं? सामूहिक हित के लिए कुछ लोग स्वेच्छा से अंश दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं और एक कोष का निर्माण करते हैं। कुछ लोग मिलकर, जैसे जितने भी बीमित हैं वो मिलकर एक कोष का निर्माण करते हैं और यदि किसी सदस्य को कोई किसी प्रकार की हानि हो जाए तो उस कोष में से क्षतिपूर्ति की जाती है, उस कोष में से पैसा दे दिया जाता है। विस्तृत क्षेत्र, आपको पता है बीमा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बीमा के अंतर्गत जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के अलावा अनेक आजकल आधुनिक और गैर परंपरागत बीमा भी शामिल है। जैसे गैर परंपरागत बीमा में कौन कौन से आते हैं बेटा? यहाँ से शुरू करना है इसको। गैर पारंपरिक बीमा जो जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा से अलग है, जो आजकल के चलन में है, जिसका बहुत अधिक प्रचार हुआ है, वो कौन कौन सा है? कृषि बीमा, खरीफ और रबी बीमा, पशुधन बीमा, हमारे जो मवेशी पशु हैं, जो दुधारू पशु है, उनका भी बीमा होता है, झोंपड़ी का भी बीमा होता है, चिकित्सा बीमा होता है जिसके तहत हमें चिकित्सीय सहायता वो मिलती है। वाहनों का, शायद ही आजकल कोई सड़क पर वाहन जब है वो नया है वो सड़क पर तभी उतरता है जब तक उसका बीमा नहीं होता है। तो बीमा है वो वाहनों का बहुत आवश्यक है। विश्वसनीय बीमा आदि की सम्मिल किए जाते हैं। शुद्ध जोखिम का बीमा, जो बीमा है वो जोखिम का कितना प्रतिशत जोखिम हो सकता है उस जोखिम का अनुमान लगाया जाता है और सभी बीमित मिलकर उस जोखिम को अपने ऊपर ले लेते हैं और कोष के द्वारा उस बीमित को आर्थिक या उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो जोखिम भी बेटा 2 प्रकार से होती है, एक तो है शुद्ध जोखिम और दूसरा है परिकल्पित जोखिम। शुद्ध जोखिम क्या है? जिसमें केवल और केवल घाटे की, हानि की संभावना होती है, जिसमें केवल और केवल घाटा ही होता है, जिसमें केवल और केवल नुकसान ही होता है। तो शुद्ध जोखिम क्या है? जिसमें केवल हानि की संभावना होती है। परिकल्पित जोखिम हो तो जो सट्टे के रूप में होता है, शर्त के रूप में होता है, या दाव के रूप में होता है, या मैच के सट्टे के रूप में, या चुनावी सट्टे के रूप में होता है, जिसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जोखिम वह जिसमें हानि और लाभ दोनों की संभावना रहती है। बीमा केवल शुद्ध हानियों से सुरक्षा का साधन है, परिकल्पित हानि के लिए, सुरक्षा के लिए कोई बीमा नहीं होता। क्या हम सट्टे की, जुए की,
सौदे की, चुनाव में सौदे की, मैच के सौदे का बीमा करा सकते हैं? नहीं। लेकिन हम केवल उन जोखिमों का बीमा करा सकते हैं जो शुद्ध जोखिम होता है, जिसमें नुकसान की संभावना होती है। जो बीमा है वो केवल जो शुद्ध जोखिम है उसी का होता है। शुद्ध जोखिम केवल वो होता है जिसमें केवल घाटे और घाटे हानि की संभावना होती है। परिकल्पित जोखिम वो सट्टे के रूप में, जुए के रूप में, शर्त के रूप में, चुनावी सट्टे के रूप में, मैच के सट्टे के रूप में होता है, जिसमें केवल हानि और लाभ दोनों हो सकता है। लेकिन हम सट्टे के लिए बीमा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? तो बीमा केवल शुद्ध जोखिम का होता है, ध्यान में रखना बेटा। तो बीमा केवल शुद्ध जोखिम से सुरक्षा होता है, अतः केवल शुद्ध जोखिमों का बीमा करा जा सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि जोखिम दो प्रकार से होते हैं, एक तो शुद्ध जोखिम होता है, एक परिकल्पित जोखिम होता है। तो बीमा केवल शुद्ध जोखिम का कराया जा सकता है, परिकल्पित जोखिम का नहीं कराया जा सकता। शुद्ध जोखिम से हमारा अभिप्राय क्या है? जिसमें केवल हानि की संभावना होती है, जबकि परिकल्पित जोखिम वो है जो जुए के रूप में, सट्टे के रूप में, शर्त के रूप में होता है, जिसमें हानि और लाभ दोनों की बराबर की संभावना रहती है। हानि और लाभ दोनों की बराबर बराबर संभावना होती है। बीमा केवल शुद्ध हानियों का ही कराया जा सकता है। बीमा केवल शुद्ध हानियों से सुरक्षा का साधन है, परिकल्पित हानियों से सुरक्षा का साधन नहीं है। केवल शुद्ध जोखिम का बीमा कराया जा सकता है, शुद्ध जोखिम का ही बीमा हो सकता है। परिकल्पित जोखिम का तो जोखिम कितने प्रकार के? जोखिम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शुद्ध जोखिम और परिकल्पित जोखिम। शुद्ध जोखिम क्या होते हैं? जिसमें घाटा होता है, हानि होती है। और परिकल्पित जोखिम जिसमें जुए में सट्टा, जुए या सट्टा जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बीमा केवल शुद्ध जोखिम का होता है, परिकल्पित जोखिम का नहीं होता। लोक नीति के विरुद्ध नहीं। बीमा उन कार्यों के लिए नहीं करवाया जा सकता जो लोक हित के विरुद्ध होते हैं। बीमा है वो किसी ऐसे कार्य के नहीं कराया जा सकता जो लोक हित के विरुद्ध है। तो ऐसे कार्यों के लिए हम बीमा नहीं करा सकते। उदाहरण के लिए कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई जेब कतरा है, वो अपने लूट के माल का बीमा नहीं करवा सकता, क्योंकि लोक सिद्धांत के विरुद्ध है। कोई भी चोर, डाकू, लुटेरा, जेब कतरा है, वो अपने चुराए गए माल या लूटे गए माल का बीमा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये लोक नीति, लोक सिद्धांत के विरुद्ध में है। तो आज हमने 6 बिंदुओं के बारे में, बीमा की 6 विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है। ये बच्चा आपका होमवर्क है। धन्यवाद।